हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। आज के एडिटोरियल में आपका स्वागत है। आज है 8 अगस्त। 8 अगस्त के जो इम्पोर्टेंट है एडिटोरियल है रिगार्डिंग द हैंडलूम। इससे हम कर सकते हैं कि रिसेंटली हमारा 7 अगस्त को जो हमारा हैंडलूम डे होता है, अगस्त को हैंडलूम डे होता है, तो उसके बारे में हम समझेंगे कि इंडिया का हैंडलूम सेक्टर की ग्रोथ क्या है और जो हमारा विजन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी ऑफ इंडिया का कि इंडिया को 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो उसमें हैंडलूम स्पेशली बात की गई है कि ये हैंडलूम सेक्टर कितना सीधा कह सकते हैं कि कितना स्ट्रेंथन हो सकता है। और दूसरा कुछ हमारा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिगार्डिंग द रामसार साइट के आसपास, जो हमारी रामसार साइट रिसेंटली हमारी 101 101 हो गई है, उनके आसपास एक सर्टेन एरिया है, उस एरिया में आप माइनिंग नहीं कर सकते। उसके बारे में हमारा एडिटोरियल, ये सारा एडिटोरियल का वो है। तो इसको हम पहले से GS3 से कनेक्ट कर सकते हैं हैंडलूम को, स्पेशली इकोनॉमिक्स से। दो तरह के क्या है ना कि हम टेक्सटाइल में करते हैं, एक हैंडलूम एक पावरलूम। हैंडलूम का मतलब जो हमारी मैनुअल वर्कर हैं उनके द्वारा करते हैं। इसमें हम टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हैंड वेवन होगा, हाथ से बुना हुआ होगा, उसको हम बोलेंगे हैंडलूम। और जो हमारा पावरलूम का सीधा सा मतलब हुआ, जो हम किससे विद द हेल्प ऑफ द मशीन कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं पावरलूम। तो इंडिया फोकस कर रहा है हैंडलूम पे। तो इससे क्या होगा कि डिस्पाइट द अराइवल ऑफ द टेक्नोलॉजी, डिस्पाइट द प्रेजेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, इंडिया इज फोकसिंग ऑन द हैंडलूम इंडस्ट्री, हैंडलूम पे कर रहा है रेदर देन टू फोकस ऑन द पावरलूम इंडस्ट्री। ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है रिगार्डिंग द रामसार साइट या रामसार वेटलैंड, उसके बारे में इन आर्टिकल को हम देखते हैं। बोथ आर्टिकल GS3 में सीधा सा हम देख सकते हैं। ये हमारा इकोसिस्टम इकोलॉजी वाला पोर्शन उससे आएगा। एक एक करके हम देखते हैं। ये हमारा नंबर है, बाकी सब। पहला आर्टिकल आता है, हाउ विल द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इम्पैक्ट माइनिंग ऑफ द रामसार वेटलैंड साइट। जो रामसार वेटलैंड साइट है, रामसार का मतलब जो ईरान की सिटी है, यहाँ से एक कन्वेंशन आई, रामसार कन्वेंशन 1971 में, रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन हमारा हमारी जो भी वेटलैंड है उनका वेटलैंड। इंडिया ने ये 1982 में अप्रोक्स ज्वाइन किया। तो यही सारा इसमें बताया गया है। तो रिसेंटली हमारी जो आशान वेटलैंड है दैट इज इन उत्तराखंड, उसके बारे में कंजर्वेशन, आशान वेटलैंड कंजर्वेशन के रिवर में आर्टिकल लिखा गया है। उसी के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा है, व्हाट प्रमोटेड द सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसके बारे में फिर पूछा है कि आसाम वेटलैंड का बैकग्राउंड का है, कहाँ पे। फिर कह रहा है कि इसमें माइनिंग वगैरह कैसे हो सकती है, और अदर जैसे नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, इनके आसपास अगर कोई माइनिंग करता है तो उसकी प्रोविज़न क्या है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से एक निकल के आ रही हैं कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि व्हाट इज रामसार साइट। रामसार कन्वेंशन 1917 में हुई। रामसार इज द सिटी ऑफ द ईरान। तो रामसार साइट का इंडिया फाउंडर मेंबर नहीं है, बट इंडिया ज्वाइन लेटर इन 1982। और टोटल रामसार साइट इन इंडिया है 101। ये सीधा है कि ये टोटल रामसार साइट 101 है, जो रिसेंटली ज्वाइन हुई है वो अरुणाचल प्रदेश की रामसार साइट है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द आसाम रामसार साइट दैट इज इन उत्तराखंड। उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है। तो यहाँ से चीज़ें हम समझते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी रिगार्डिंग द माइनिंग प्रोहिबिशन अराउंड द रामसार की रेडियस में, उसके बारे में आया ओनली टू द आसाम वेटलैंड कंजर्वेशन, जो हमारी उत्तराखंड में, एंड ऑटोमेटिकली टू आर रामसार साइट, जो मेरी आसाम रामसार साइट ही दैट इज उत्तराखंड। उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि 10 किलोमीटर की रेंज के आसपास किसी भी रामसार एरिया में माइनिंग नहीं होगी, और होगी तो समथिंग क्रिटिकल कंडीशन में होगी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोल दिया कि ये सारे प्रोविज़न किस पे ऑटोमेटिकली सारी इंडिया की जो भी रामसार साइट है उन पे लागू होंगे। वही आर्टिकल कहता है। एक एक करके हम सारी चीज़ें समझते हैं। तो वही है कि फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो हमारी
माइनिंग एरिया हो रही है आसाम वेटलैंड के आसपास, वो 10 विदिन 10 किलोमीटर एरिया प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड विदिन 10 किलोमीटर एरिया। ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। फिर अगस्त 2026 में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, केस इस पैकेज शुड नॉट बी ट्रीटेड एज नेशनल वाइल्ड लाइफ रूल। नेशनल वाइल्ड लाइफ रूल में ये ट्रीटेड नहीं किया जा सकता। अभी अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वालिफाई कर दिया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, नेशनल पार्क हो गए, उनका अलग रूल है। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट सेइंग दैट इन अगस्त 20 द कोर्ट क्वालिफाइड द ऑर्डर वाज केस इस पैकेज एंड शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन नेशनल वाइल्ड लाइफ रूल। ये केस स्पेसिफिक है। केस स्पेसिफिक का मतलब दिस केस रिलेटेड टू वेटलैंड और जो हमारा नेशनल वाइल्ड लाइफ रूल है, दैट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अनुसार कोई भी नेशनल पार्क हुआ या सेंचुरीज हुई, उसके रूल डिसाइड होते। नेशनल पार्क हुआ, राष्ट्रीय उद्यान हुआ मेरा नेशनल पार्क, और या सेंचुरीज हुई, उसके रूल डिसाइड होंगे किसके? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1917 के अनुसार। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये क्लियर किया है अभी रिसेंटली कि जो हमारे नेशन वाइड रूल है वो अलग है हर सेक्टर के लिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रामसार साइट की। ये मैंने पहले नेशनल वाइल्ड लाइफ नहीं, नेशनल वाइड है। अब हम समझते हैं की ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर इज नो ब्लैंकेट 10 किलोमीटर बफर पे अराउंड द रामसार वेटलैंड। इन पर कोई देयर इज नो ब्लैंकेट 10 किलोमीटर बफर जोन अराउंड द रामसार जोन। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा कि इस पर कोई भी ब्लैंकेट नहीं है। किस सर्टन कंडीशन माइनिंग नियर द वेटलैंड विल बी रेगुलेटेड बाय, रेगुलेटेड कौन करेगा? वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2017 इसके अंदर काम करेंगे। और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 206 अदर एप्लीकेशन इन्वायरमेंट रूल, ये सारे इस पे काम करेंगे। अगर उन एरिया में सर्टेन कंडीशन में माइनिंग की जाती है तो वही है साइट स्पेसिफिक इकोलॉजिकल असेसमेंट शुड बी डिटरमाइन माइनिंग परमिशन। कुछ क्रिटिकल कंडीशन में या साइट स्पेसिफिक कंडीशन है कि वो साइट कैसी है, किस कंडीशन में उस एरिया में हम माइनिंग कर रहे हैं। तो किसी भी वाइल्ड लाइफ, किसी भी वेटलैंड में, नॉट वाइल्ड लाइफ में हम माइनिंग कर सकते हैं सर्टेन परमिशन लेके। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, वो सारी चीज़ें हम समझ। रामसार वेटलैंड इन इंडिया स्टैटिक पोर्शन है। क्या है कि रामसार 1970 पर में हुआ, 1982 में हमने कहा कि इंडिया ने इसका ज्वाइन किया। नोडल मिनिस्ट्री हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इंडिया में India has 21 Ramsar sites, 20 the highest in Asia. Not 21, this is entirely wrong. 101 रामसार साइट है इंडिया में, दैट इज हाईएस्ट इन एशिया। रामसार साइट है, हाईएस्ट इन एशिया में है। ये 91 बहुत पहले का, ये डेटा गलत है। तो इंडिया में टोटल रामसार साइट कितनी है? 101, 101 है। हाईएस्ट इन एशिया में इंडिया जॉइन रामसार कन्वेंशन in 1982. That's why India is not considered as the founding member of the Ramsar Convention. रामसार कन्वेंशन 1971 में ईरान में बनी। ये सारी चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है रामसार का? पहला था है कि वेटलैंड का कंजर्वेशन और वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। हम उनको वेटलैंड को अच्छे से यूज़ करें, जिससे क्या है सस्टेनेबल यूज बना रहे। वेटलैंड क्या काम करती हैं? वेटलैंड फ्लड को रोकने में काम करती हैं। वेटलैंड हमारे इकोसिस्टम को अच्छा रखने में काम करती है। उसके अलावा वेटलैंड हमारे सॉइल इरोजन को भी कम करने में भी काम करती है। बहुत सारी चीज़ें, टाइड्स वगैरह को भी कंट्रोल करती हैं। इंटरनेशनल कॉपरेशन भी करना है, दैट इज इन रामसार कन्वेंशन। ये सारी चीज़ें। फिर वेटलैंड कंजर्वेशन रूल, मैनेजमेंट रूल है हमारे। क्या है उनमें कि कुछ चीज़ें हैं जो प्रोहिबिटेड हैं अंडर वेटलैंड एरिया, जैसे कन्वर्जन ऑफ वेटलैंड फॉर नॉन वेटलैंड यूज। कोई भी वेटलैंड को हम एकदम से नॉन वेटलैंड यूज में, या दूसरे शब्दों में कहूँ, इस पर हम फार्मिंग वगैरह नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, नॉन वेटलैंड या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते। ये पहला
परमानेंट कंस्ट्रक्शन जो मैंने कहा उस पे हम कोई भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन होटल या अदर कोई भी नहीं बना सकते, दैट इज एंटायरली प्रोहिबिटेड अंडर द वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2017। फिर क्या है, डंपिंग ऑफ वेस्ट, कोई भी वेस्ट, डंपिंग ऑफ वेस्ट अगर हम करेंगे तो वेटलैंड का क्या है, वेटलैंड वहां से इरोड हो जाएगा या क्या डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वेटलैंड हो जाएगा, ये सारी चीजें। फिर डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड एफ्लुएंट, और जो भी अनट्रीटेड एफ्लुएंट का मतलब है वेस्टेज ऑफ द अर्बन एरिया शैल नॉट बी गो टूवर्ड्स द वेटलैंड, वेटलैंड की तरफ नहीं जानी चाहिए। और जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है वो भी हमें रोकना है वेटलैंड एरिया में। ये सारी चीज़ें यहाँ से मुझे दिखाई दे रही, क्या कि कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड और नॉन वेटलैंड एरिया, कन्वर्जन नहीं करना है वेटलैंड की एरिया को नॉन वेटलैंड में, परमानेंट कंस्ट्रक्शन को रोकना है। डंपिंग ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट हम डंप कर रहे हैं रिगार्डिंग, जैसे अर्बन वेस्ट हो गया, अर्बन वेस्ट में हेल्थ वेस्ट भी आ सकते हैं, बहुत सारे वेस्ट, डिस्चार्ज अनट्रीटेड एफ्लुएंट, ये सारी चीज़ें हमें रोकनी है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेटलैंड? द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेटलैंड, बहुत सारी चीज़ें, वेटलैंड हैव सेवरल सिग्निफिकेंस। सपोज दैट जैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में काम करता है, पॉल्यूशन मैनेजमेंट में काम करता है, तो मैंने कहा वेटलैंड का पहला है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है कौन सी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। दैट्स वाई द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेटलैंड इंक्रीज, यहाँ से बढ़ जाता है। फ्लड कंट्रोल में भी काम करती है, क्योंकि वेटलैंड में ट्री वगैरह भी होते हैं तो वो सॉइल का इरोजन, फ्लड कंट्रोल को भी रोकते हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज का मतलब जो वाटर का पर्कोलेशन होता है, सीधा सा मतलब कि ग्राउंड वाटर सीधा अर्थ की अंदर जाता है तो उसमें भी काम करती हैं। कार्बन सिक्विजेशन का मतलब जो कार्बन हमारा होता है उसको सिक्विजेशन एब्जॉर्ब करने का भी काम करती हैं। फिर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज के जो हो रहा है उसका भी एक मिटिगेशन का एग्जाम्पल है। और लाइवलीहुड सपोर्ट, स्पेशली दोज पीपल विच आर लिविंग अराउंड द वेटलैंड, जिसके फिशरीज वगैरह के भी काम होते हैं, एग्रीकल्चर टूरिज्म वगैरह भी देता है। जैसे अगर देखूं तो टूरिज्म का अगर देखूं, वेटलैंड की अगर बात करूं तो सुंदरबन डेल्टा इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द वेटलैंड। यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ से जो लोकल पीपल है उनकी लाइवलीहुड भी होती है, फिशिंग भी कर लेते हैं और उसके अलावा एग्रीकल्चर भी कर लेते हैं वो थोड़ा थोड़ा। तो ये सिग्निफिकेंस वेटलैंड के अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेटलैंड, तो सिग्निफिकेंस हम इसमें लिख सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हम सुंदरबन का नाम से, फ्लड कंट्रोल में भी यहाँ से लिख सकते हैं, ग्राउंड वाटर पर्कोलेशन या ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये सारी चीज़ें हम इसमें आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा कुछ चैलेंजेस भी होंगे, वे फॉरवर्ड चैलेंजेस इसमें हटा दिए गए। चैलेंजेस की अगर बात करूं, सबसे बड़ा क्या है कि चैलेंजेस वेटलैंड का क्या है कि वेटलैंड का इलीगल तरीके से यूज हो रहा है और हम वेटलैंड एरिया को नॉन वेटलैंड एरिया में ज़्यादा यूज कर रहे हैं इलीगल तरीके से। इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे क्या है वेटलैंड इरोड हो रहे हैं भारत में। दूसरा ये है कि क्लाइमेट चेंज का भी फर्क है, क्लाइमेट चेंज की वजह से वेटलैंड कम होते चले जा रहे हैं और अर्बन वेस्टेज की प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम आपको दिखेंगे। और डिफॉरेस्टेशन भी सबसे ज़्यादा वेटलैंड एरिया में हो रहा है। ये सारे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हम वेटलैंड को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। फिर कह रहा है वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है कि हम कैसे वेटलैंड को बेहतर कर सकते हैं। साइट स्पेसिफिक साइंटिफिक असेसमेंट करो। सपोज दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सुंदरबन वेटलैंड, तो सुंदरबन वेटलैंड की प्रॉब्लम क्या है उसको हमें प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। ये इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आसाम वेटलैंड दैट इज इन उत्तराखंड। तो आसाम वेटलैंड की प्रॉब्लम्स क्या है रिगार्डिंग द माइनिंग, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया, इस वेटलैंड की प्रॉब्लम और सुंदरबन वेटलैंड की प्रॉब्लम एंटायरली डिफरेंट हो सकती है। तो हमको क्या है कि साइट स्पेसिफिक साइंटिफिक असेसमेंट दोनों का करना चाहिए। वन रूल शुड नॉट फॉलो फॉर द ऑल, सीधा सा यहाँ से निकल रहा है। फिर कह रहा है वेटलैंड मैनेजमेंट प्लान हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए कि हाउ टू मेंटेन वेटलैंड इन द प्रॉपर, और स्ट्रेंथन वे में कैसे वेटलैंड को हम कर सकते हैं। फिर हम कहेंगे कि स्टिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेटलैंड रूल, ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे वेटलैंड रूल है
उनको स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, सम पेनल्टी और होनी चाहिए इस पे। जैसे होटल रेस्टोरेंट वगैरह बन जाते हैं इलीगल तरीके से वेटलैंड एरिया में, जिससे क्या है कि वहाँ पे वेस्ट भी होता है और उनका सीवेज भी जाता है। ये सारी चीज़ें, सस्टेनेबल माइनिंग की प्रैक्टिकल आउटसाइड द इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, ये सारी चीज़ हमें क्या है कंट्रोल करनी चाहिए, जिससे क्या है वेटलैंड को बेहतर कर सकता है। ऑल्दो आर्टिकल बेस्ड ऑन द आसान वेटलैंड, उसमें बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई है रिगार्डिंग द 10 किलोमीटर की एरिया में माइनिंग के रिगार्डिंग, वो सारी वेटलैंड पे पहले क्या था लागू होगी, लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो वेटलैंड है वो साइट स्पेसिफिक तरीके से उन प्रोविज़न लागू होंगे। कुछ वेटलैंड है जहाँ पे क्रिटिकल पोजीशन में अगर हमें लग रहा है कि इस एरिया में हमें माइनिंग करनी चाहिए, तो वहाँ पे सर्टेन परमिशन लेके हम माइनिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पे 10 किलोमीटर का जो प्रोविज़न है, रूल है, वो अलाउ नहीं होता है। तो हमने सारी वेटलैंड के प्रोविज़न इसमें डिस्कस किए, यही हमारा आर्टिकल। अब ये हमारा गिरिराज सिंह जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल है, उन्होंने हमारा सीधा सा यहाँ से लिखा है हैंडलूम वीविंग इंडिया हेरिटेज इनटू ग्लोबल ग्रोथ। हेरिटेज का मतलब दिस इज अवर कल्चर, कि इंडिया में इसको हम कल्चर GS1 में भी डाल सकते हैं। इंडिया में जो हैंडलूम का हथकरवा का काम है, हथकरवा का जो हाथ से हम बुनते हैं, वो एक हमारा कल्चर बन गया, दैट इज़ अवर हेरिटेज, बहुत पहले से चला रहा है। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रिसेंटली हमारा जो 7 अगस्त को हैंडलूम डे मनाया गया, उसी के बारे में इन्होंने, गिरिराज सिंह ने इसमें लिखा कि ये हमारा एक तरीके का कल्चर है, कह सकते हैं कि हेरिटेज है, जो ग्लोबल ग्रोथ, जो पूरे ग्लोबल में, पूरे विश्व में हमारी ग्रोथ हो रही है, और हमारे जो प्रोडक्ट हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जाते हैं। जैसे मोदी जी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में गए और कहीं जाते हैं, तो हमारे बहुत सारे हैंडलूम के प्रोडक्ट हैं, उनको गिफ्ट करते हैं। वही कह रहा है यहाँ से स्कॉलर का मतलब गिरिराज सिंह कह रहे हैं, तो वही कह रहे हैं यहाँ से ये कि इंडिया एडवांस टूवर्ड विकसित भारत 2047 की तरफ जा रहा है, जिसमें क्या है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसमें, टेक्नोलॉजीज में, स्ट्रेंथनिंग मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग ग्लोबली कंपटीशन इंडस्ट्री, ये सारी एरिया में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, बट येट वन ऑफ द इंडिया ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ हैज बीन विद इंडिया ऑल बीइंग हैंडलूम ट्रेडिशन। इंडिया फोकस कर रहा है हैंडलूम ट्रेडिशन को रेदर देन टू फोकस टूवर्ड द पावरलूम, जिससे हमारी क्या है कि जो हमारी हेरिटेज है, कल्चर है, वो भी प्रोटेक्ट रहेगा और हमारी ग्लोबली एक पहचान बनेगी। तो यही आर्टिकल में बात क्या है। फिर कह रहा है थ्रेड ऑफ इंडिया लेगेसी, इंडिया की लेगेसी जो एंशिएंट टाइम से लेके अब तक हैंडलूम में बनी हुई है, उसके बारे में बात कर रहा है। इंडिया एंशिएंट हैंडलूम ट्रेडिशन, जैसे कंचीपुरम की साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ, बहुत सारी हैंडलूम के प्रोडक्ट हैं हमारे। जैसे एंशिएंट से इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके कॉटन रिगार्डिंग जो भी हम बनाते थे, उनका 18th सेंचुरी से लेके अब तक जो भी हमारे हैंडलूम के प्रोडक्ट है, उनकी एक लेगेसी बनी है और ग्लोबली हम उनको बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बनारस की साड़ी, कुछ को हमने जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन GI टैग भी दे सकते हैं। फिर कह रहा है कि हम इसको और ज़्यादा बेहतर कैसे कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्रू पॉलिसी हमारे पास है। तो जैसे हमने बहुत सारी पॉलिसी चलाई हैं रिगार्डिंग द सपोर्ट ऑफ द हैंडलूम इन इंडिया, जिसमें हम मतलब सीधा सा बात कर रहे हैं कि इंडिया की बहुत हैंडलूम की जो भी वो MSME सेक्टर में बहुत सारी पॉलिसीज है जो इंडिया सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ से राइटर ये कह रहा है कि अप्रॉक्स 35 लाख पीपल, 35 लाख पीपल इंडल्ज हैं इन हैंडलूम में, उसमें से करीब 72% वुमेन्स हैं, वुमेन है। तो यहाँ से हमें निकलेगा कि हैंडलूम प्रोडक्ट इकोनॉमिकली वुमेन को भी क्या करता है, एम्पावर करता है, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन विद द हेल्प ऑफ द हैंडलूम प्रोवर, बिकॉज 75% वुमेन्स आर इंडल्ज विद द हैंडलूम सेक्टर। तो यहाँ से सीधा सा ये निकल के आ रहा है कि जो हमारे आर्टिशन है स्पेशली, उनमें महिलाओं की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ से जो महिलाएं हैं, जो सीधे से कहते हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे, गांव, अर्बन, रूरल लेवल पे जो काम करती हैं, जिनका इलिटरेट है, जो पढ़ी नहीं है, वो हैंडलूम में क्या है, उनकी बुनकर सीधी सी कहें, हैंडलूम में सीधा सा कहें कि वो बहुत अच्छा काम करती है, उनका स्किल है। तो यहाँ से उन्हें क्या मिलता है,
एम्पावरमेंट भी मिल रहा है। तो इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट में भी हम डाल सकते हैं 72% का एग्जाम्पल दे के, यहाँ से हम एक चीज़ निकल कर आ रहा है। और बहुत सारे जैसे हैंडलूम प्रोडक्ट को हमने सीधा सा क्या, जैसे अर्बन हार्ट में भी ले जाते हैं, जैसे हमारा अर्बन हार्ट हमारा लगता है दिल्ली में और शहर में भी लगता है, वहाँ पे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ से स्किल पता चलता है। लास्ट में कह रहा है कि इंडिया आइडेंटिटी क्या कैसे बनेगी हैंडलूम प्रोडक्ट से, यही सारी चीज़ें हम डिस्कस एक एक करके करते हैं। वैसे इसेंस हमने आर्टिकल का समझ लिया। तो वही है कि वाई न्यूज़, तो गवर्नमेंट ने सीधा हैंडलूम सेक्टर को एक की ड्राइवर माना है, जिससे क्या हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज 36 अप्रॉक्स लाख पीपल्स, 36 लाख पीपल अप्रॉक्स, 35 नॉट 36, 35 लाख पीपल आर इंडल्ज इन हैंडलूम सेक्टर। हैंडलूम में उनमें से 72% आर द वुमेन। तो यहाँ से एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, स्पेशली किसके लिए, वुमेन्स के लिए। और हमारा जो हैंडलूम है उसकी ग्लोबली अगर देखा जाए तो मार्केट डिमांड बहुत है, तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, वुमेन को एम्पावर भी, जो हमने कहा वुमेन एम्पावरमेंट। और हैंडलूम इज कंसीडर्ड एज द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द इंडिया। हैंडलूम को हम कल्चरल हेरिटेज के रूप में ही देखते हैं। तो इसलिए इंडिया ने एक अभियान चलाया, एक हैंडलूम 04। हैंडलूम 04 इज प्रमोटिंग, सीधा है कि हैंडलूम 04 क्या है, कि हैंडलूम 04 प्रोग्राम किसके लिए, टू प्रमोट द हैंडलूम सेक्टर इन इंडिया। ये सारी चीज़ें कैलाश जी कह रहे हैं। फिर कह रहा है कि हाईलाइटेड क्या इंडिया का, तो इंडिया द लार्जेस्ट हैंडलूम इंडस्ट्री है। हैंडलूम इंडस्ट्री का मतलब हम हाथ से बुनकर जो भी आइटम बनाते हैं हाथ से बुनकर, उनको हम बोल रहे हैं बुनकर, उनको हम बोल रहे हैं हैंडलूम। फिर कह रहा है कि 35 लाख हैं करीब, इनमें वर्कर इंगेज्ड है, और जिनमें क्या है 72% आर वुमेन, जो हमने डेटा अभी बताया। रूरल एम्प्लॉयमेंट, तो हैंडलूम सेक्टर इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर, वो प्रोवाइडिंग द रूरल एम्प्लॉयमेंट स्पेशली द वुमेन। वुमेन के लिए कर रहा है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट में स्पेशली वुमेन के लिए, रूरल एम्प्लॉयमेंट वुमेन हम कह सकते हैं। तो यहाँ से हमें वुमेन के लिए कर रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से वुमेन एम्पावरमेंट निकल के आ रहा है, इकोनॉमिकली एम्पावर द वुमेन हैंडलूम सेक्टर से हो रहा है। दैट्स क्यों 72% है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव का है टू प्रमोट हैंडलूम सेक्टर। तो पहला इंडिया का जो सीधा सा है कि हैंडलूम 04 प्रोग्राम है, इससे क्या है कि हम फोकस कर रहे हैं किस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जिससे हम हैंडलूम सेक्टर को बहुत बेहतर कर पाए। डिजिटलाइजेशन पे, जिससे हम क्या है कि हम इसकी मार्केटिंग अच्छे से कर पाए। क्वालिटी एश्योरेंस पे, प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट पे, मार्केट लिंकेज पे। यहाँ पे राइटर कह रहे हैं ऑल्दो वी आर फोकसिंग टूवर्ड द टेक्नोलॉजी, इट डजंट मीन वी आर मूविंग टूवर्ड द पावर लूम सेक्टर। इसका मतलब नहीं हम पावर लूम की तरफ जा रहे हैं। दिस टेक्नोलॉजी विल इनहांस हैंडलूम सेक्टर, हैंडलूम सेक्टर को इनहांस करेंगी, स्ट्रेंथन करेंगी, और महिलाओं का स्किल बढ़ाएंगी, लोगों का स्किल बढ़ाएंगी, स्पेशली दोज हु आर इंडल्ज इन द हैंडलूम सेक्टर। और ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आई हैं। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है, हैंडलूम 40 इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन द हैंडलूम सेक्टर विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी, स्पेशली आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, और इनोवेशन करके, और प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट करके, और क्वालिटी एश्योरेंस करके, ये हैंडलूम प्रोडक्ट का सीधा सा यहाँ से फिर कह रहा है ई कॉमर्स प्रमोशन करेंगे हम हैंडलूम प्रोडक्ट का। ई का मतलब हम विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट हम इसका क्या करेंगे, कॉमर्स का मतलब सीधा सा हम इसको बेचेंगे। इंटीग्रेशन विद द डिजिटल प्लेटफॉर्म, इससे हमारी क्या होगी, हमारी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द मार्केट होगी। किसकी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑफ हैंडलूम प्रोडक्ट। हैंडलूम प्रोडक्ट की जो मार्केट बढ़ेगी किससे, इंटीग्रेशन विद डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारा कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो मार्केट भी बढ़ेगी, और हमारा एडवर्टाइजमेंट भी होगा, और ग्लोबली और हमारी पहचान बढ़ेगी। वाइडर डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट एसेस, ये सारी चीज़ यहाँ से निकल के आई। फिर कह रहे हैं इंडिया हैंडलूम ब्रांड भी एक बन चुका है, जिसमें हम क्या करें, इंश्योर क्वालिटी सर्टिफिकेशन इंश्योर करें। जैसे कांचीपुरम की साड़ी,
या बनारसी साड़ी, ये प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हथकरवा जो प्रोडक्ट है वो बहुत फेमस है, जिनको जीआई टैग भी मिला है। इनको क्या है कि हम सर्टिफिकेट देंगे तो इनकी क्या है कि सीधा सा क्वालिटी में भी इनका क्या है कि इंश्योरिटी बढ़ेगी। इससे क्या है कि हैंडलूम सेक्टर भी स्ट्रेंथन होगा एंड हैंडलूम सेक्टर पे लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा ग्लोबली। और प्रीमियम इंडिया हैंडलूम प्रोडक्ट को, जो प्रीमियम इंडिया है, जैसे कांचीपुरम वाले प्रोडक्ट हो गए, बनारसी साड़ी हो गई, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो प्रीमियम है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिनकी ग्लोबली बहुत बड़ी पहचान है, उनको भी हम कैसा करेंगे, उनको भी हम प्रमोट करेंगे। ये सारी हैंडलूम की बातें हो रही हैं कि इंडिया कर रहा है और करेंगे। फिर कैसे ना, इंडिया का एक प्रोग्राम है नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है कि नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडिया क्या है कि हैंडलूम सेक्टर को क्या कर रहा है, हैंडलूम सेक्टर को यहाँ से सीधा सा प्रमोट कर रहा है और हैंडलूम सेक्टर को स्ट्रेंथन करना चाह रहा है विद द हेल्प नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम से, जिसमें क्या है क्लस्टर डेवलपमेंट करेगा। क्लस्टर डेवलपमेंट का मतलब कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, कि जिसमें बहुत सारे हैंडलूम वर्कर्स आएंगे और काम करेंगे। तो क्लस्टर डेवलपमेंट जैसे जो बनारसी साड़ी और कांचीपुरम में है, कांचीपुरम में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, साड़ियाँ भी बनती हैं और प्रोडक्ट भी बनते हैं, उनका जो स्किल है वो बनारसी साड़ी का स्किल है, उनको एक क्लस्टर तरीके से काम करेगा और स्किल डेवलपमेंट कराएंगे हम महिलाओं को, पुरुषों को, दोज विच आर इंडल्ज इन द हैंडलूम सेक्टर। और डिज़ाइन इनोवेशन लाएंगे विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी में डिज़ाइन है हमारी जो इनोवेशन लाएगी। और मार्केट असिस्टेंट भी हम काम करेंगे, मार्केटिंग असिस्टेंट, जिससे क्या हमारी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी और मार्केट में एक एडवर्टाइजमेंट भी बढ़ेगा हमारे जो प्रीमियम हैंडलूम प्रोडक्ट है उनकी सहायता से। फिर कह रहा अदर इनिशिएटिव क्या है गवर्नमेंट के। वीवर सर्विस सेंटर बने हैं इंडिया में, 37 से ज़्यादा सर्विस सेक्टर हैं। अब मुझे कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन 37 से ज़्यादा सर्विस सेंटर है जहाँ पे आप क्या रिगार्डिंग द हैंडलूम प्रोडक्ट आप कोई भी नॉलेज ले सकते हैं। हैंडलूम मार्क देती है प्रोडक्ट पे, जीआई टैग भी देती है और मुद्रा लोन वगैरह भी देती है, क्रेडिट सपोर्ट। मुद्रा लोन स्पेशली एमएसएमई सेक्टर में उन लोग जो हैंडलूम प्रोडक्ट में काम करते हैं स्पेशली उनको दे रही है मुद्रा लोन, जिससे क्या है कि वो अपना हथकरवा प्रोडक्ट है उनको बेहतर कर पाए और उनमें इन्वेस्ट कर पाए। गवर्नमेंट की ये इनडायरेक्टली अदर इनिशिएटिव है, इनडायरेक्टली हम कहेंगे इनडायरेक्ट इनिशिएटिव टू प्रमोट हैंडलूम सेक्टर। ये सारी चीज़ें समझ लो आप यहाँ से कि कैसा है। वीवर सर्विस सेंटर, बुनकर के सर्विस सेंटर बनाए हुए हैं, वहाँ पे क्या है कि आप अपनी स्किल को और क्या क्या अपनी नॉलेज को एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं। और समझ हैंडलूम मार्क बनाया हुआ है कि प्रोडक्ट का हैंडलूम कहाँ से है, कैसे। जीआई टैग भी हम देते हैं स्पेशल को, जिससे क्या है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, जिसको सीधा सा क्या है कि हैंडलूम प्रोडक्ट का प्रमोशन भी होता है और इसकी एक क्वालिटी भी बनी रहती है। मुद्रा लोन भी रहते हैं टू इन्वेस्ट इन हैंडलूम सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे क्या है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी बढ़ता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है हैंडलूम सेक्टर की, सबसे बड़ा कह रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है स्पेशली रूरल एरिया में। और रूरल एरिया के अलावा एक शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब इफ समवन इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, और अगर वो एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मानसून और एनी अदर कैलामाइटीज वो लॉस हो जाती है, तो ये उनका जो हैंडलूम से जो पैसा कमाएंगे या इनकम उनकी आएगी वो उनका शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगी, शॉक एब्जॉर्बर का। तो यहाँ से हम लग सकते हैं कि हैंडलूम सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अलावा शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करेगा कि समबडी इंडल्ज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर और एलाइड सेक्टर, उसके पास अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, नेचुरल कैलामाइटीज एग्रीकल्चर सेक्टर में या डिजास्टर वगैरह आ जाता है, कोई भी फ्लड वगैरह आ जाता है, उसकी वजह से उसकी फसल लॉस हो जाती है, तो अपना वो हथकरवा काम है, उससे क्या अपना लाइवलीहुड और रूरल एम्प्लॉयमेंट उसको मिलेगा। तो उसका क्या है शॉक एब्जॉर्बर है, उसकी लाइफ पे कोई भी या उसकी लाइवलीहुड पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है। दूसरा एक वुमेन का एम्पावरमेंट, क्यों 72% किसमें से 35
लाख पीपल में से 72% वुमेन्स हैं इंडल्ज इन हैंडलूम सेक्टर में 72% कौन है, वुमेन है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही, स्पेशली वो वुमेन है जो इलिटरेट है और जो स्पेशली रूरल एरिया में है। तो यहाँ से इकोनॉमिकल वुमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है। एक्सपोर्ट अर्निंग, इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है हैंडलूम प्रोडक्ट आउट ऑफ द आवर कंट्रीज, हमारे कंट्री से बाहर करता है, उनका भी अर्निंग करता है। और एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एमएसएमई सेक्टर की भी ग्रोथ होती है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो भी हैं उनकी भी ग्रोथ होती है। और दूसरे शब्दों में कहें, एमएसएमई सेक्टर स्ट्रेंथन होता है। ये चीज हमें समझ में आ रही है कि फिर कह रहा है प्रेजेंट ट्रेडिशनल क्राफ्ट, हम इसे कहते हैं कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज का भी प्रेजेंटेशन करते हैं। कल्चरल हेरिटेज कि इंडिया में कुछ हैं, कैप वगैरह बनती हैं, जैसे राजस्थान में कुछ कैप वगैरह, पगड़ी वगैरह बनती हैं, बुनकर वगैरह बनाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो वहाँ का एक स्पेशल कैप बनता है जो हैंडलूम से बनता है। तो ये क्या है, ये कल्चरल हेरिटेज भी दिखाता है। इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड द अरुणाचल प्रदेश और आसाम, तो वहाँ पे आसाम के लोग आपको हाथ से बनी हुई कैप पहनाते, टोपी बहुत, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गए हुए थे तो उनको पहनाई थी। तो उनका एक हैंडलूम का प्रोजेक्ट है, हाथ से बना हुआ है, बुनकर लोगों का। वो स्पेशली चाय के बागानों में काम करते हैं तब पहनते हैं, या स्पेशल कोई गेस्ट आता है उन्हें पहनाते हैं। तो उनका क्या दिखा है, कल्चरल हेरिटेज की भी दिखाता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा जो कल्चरल ट्रेडिशन है उनको भी प्रिजर्व करता है क्या, हैंडलूम सेक्टर। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज फोकसिंग टुवर्ड द हैंडलूम 4.0 ये वाला। फिर सस्टेनेबल इको फ्रेंडली टेक्सटाइल प्रोडक्शन, और इको फ्रेंडली हम टेक्सटाइल प्रोडक्शन भी करते हैं। यहाँ से ये सारी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस मिलके आ रही है। चैलेंजेस कुछ दिखाई दे रहे हैं हैंडलूम प्रोडक्ट को, जैसे मैंने कहा कंपटीशन विद द पावरलूम। पावरलूम का मतलब है हम जो भी प्रोडक्ट हैं कॉटन से रिलेटेड वो विद द हेल्प ऑफ द मशीन बना रहे हैं। तो यहाँ पे उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में दोनों में अंतर हो जाएगा, पहली चीज। और यहाँ पे जो हैंडलूम प्रोडक्ट है उनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द पावरलूम प्रोडक्ट, तो उनके साथ कंपटीशन नहीं बैठ पा रहा है। तो सबसे बड़ा चैलेंजेस यही है। सपोज दैट इफ यू आर बाइंग अ कैप दैट इज मेड बाई द हैंड, उसकी कीमत ज़्यादा होगी। और इफ़ यू आर बाइंग ए कैप दैट इज मेड बाई ए मशीन, तो उसकी एज पर द मार्केट प्राइस उसकी मार्केट कम होगी। तो वहाँ का सबसे बड़ा कंपटीशन विद द पावरलूम सेक्टर है। लो वेज का सीधा सा मतलब है मैनुअल लेबर काम करती है इसमें, मैनुअल लेबर काम करती है। तो लो वेज 7,000 पर मंथ, 8,000, 10,000 पर मंथ पर रहती है। तो लो वेज यहाँ से है। तो यहाँ से क्या है, लोगों का इंटरेस्ट भी कम है टूवर्ड द हैंडलूम सेक्टर। तो वो किसकी तरफ भाग रहे हैं, वो इंडस्ट्री की तरफ, काम करने की तरफ भाग रहे हैं। तो रूरल एरिया में सबसे बड़ा एमएसएमई सेक्टर की प्रॉब्लम क्या है, लो वेज है। तो वो लोग अर्बन एरिया की तरफ भाग रहे हैं। तो यहाँ से हमारा हैंडलूम सेक्टर क्या है, दिखाई दे रहा है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट। फिर कह रहा है एजिंग आर्टिशन पॉपुलेशन, जो हमारे आर्टिशन है स्पेशली वो क्या है, वो उनकी ओल्ड एज पीपल हो गए। और जो हमारी यंग एज पीपल है, या दूसरे शब्दों में कहूँ यंग एज पीपल है, वो हमारा जो भी कल्चरल या ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है उनको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो एजिंग आर्टिशन पॉपुलेशन, और जिनका इंटरेस्ट नहीं है किसका, यंग पीपल का, तो यहाँ से भी उनका ग्राफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज आर्टिशन की जो एज है वो क्या है ना कि उनकी एज, उस आर्टिशन की जो पॉपुलेशन है उनकी एज बढ़ती चली जा रही है, और जो यंग जनरेशन है उसका इंटरेस्ट कम है। तो सीधा सा हम लिख सकते हैं यंगर जनरेशन का इंटरेस्ट कम है टूवर्ड्स द हैंडलूम प्रोडक्ट। और लिमिटेड एसेस एंड टेक्नोलॉजी, हमारे पास लिमिटेड हमारी पहुंच है टेक्नोलॉजी की, स्पेशली हैंडलूम प्रोडक्ट से। मार्केटिंग में बहुत कंस्टेंट है, प्रॉब्लम है। इंटरेस्टेड अमंग द यूथ, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो यूथ है उनका भी इंटरेस्ट बहुत कम है टूवर्ड्स द हैंडलूम प्रोडक्ट। तो ये वन ऑफ द 4 से 5 अगर लिख दें, कंपटीशन, लो वेज, एजिंग विद द एग्जाम्पल, तो हमारा अगर मेंस का क्वेश्चन रिगार्डिंग द हैंडलूम पूछता है तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर कह रहा है वे फॉरवर्ड, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट, सो वी कैन स्ट्रेंथन
हैंडलूम सेक्टर को हम स्ट्रेंथन कर पाए, मजबूत कर पाए। पहला डिजिटल मार्केट प्लेस को हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए, जो हमारी क्या है कि हम हमारा ई कॉमर्स की बात कर रहा है, जिससे क्या है कि मार्केट बढ़ेगी हैंडलूम प्रोडक्ट की। फिर क्या है, ब्रांडिंग और जीआई को हमें क्या है प्रमोट करना चाहिए। जो ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट है, जैसे कंपनियां करती हैं, उनकी ब्रांडिंग बेटर होना चाहिए, उनका जीआई जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क्सिंग भी होनी चाहिए। फिर कह रहा है डिजाइन इनोवेशन, डिजाइन है हमारी हैंडलूम प्रोडक्ट की, उस पर काम करना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब हैंडलूम प्रोडक्ट में फाइनेंशियल इंक्लूजन और सेक्टर भी अगर इंडल्ज हो जाए फाइनेंस का, और दूसरे शब्दों में कहूँ कि उसका फाइनेंस को भी बढ़ाना चाहिए, फाइनेंस सेक्टर में बढ़ाना चाहिए, उसको फंड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें, एक्सपोर्ट कंपटीशन को बढ़ाना चाहिए और हेल्प कर, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी को विद द हैंडलूम प्रोडक्ट और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट। और ये हैंडलूम वर्सेस पावरलूम ये अंतर दिया है। हैंडलूम का मतलब मैनुअली ऑपरेटेड है, लेबर इंटेंसिव है, यूनिक डिज़ाइन है उनकी, इको फ्रेंडली है। यहाँ से पावरलूम का मशीन से बना है, कैपिटल इंटेंसिव है, यहाँ कैपिटल बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, मास प्रोडक्शन, हाइयर एनर्जी यूज़ है, तो यहाँ से क्या है पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी लिंकेज कॉन्स्टिट्यूशन से अगर देखें तो आर्टिकल 43 प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 43 दैट इज पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पे मेंशन करा स्टेट शैल प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, स्टेट कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करेगी अगर उसके पास जैसे भी रिसोर्सेस उसमें। तो यहीं पे गवर्नमेंट ने जो हैंडलूम 4.0 इनिशिएटिव लिया है, वो अंदर कह सकते हैं अंडर आर्टिकल 403 लिया है, 43 लिया है। फिर कह रहा है MSME सेक्टर से रिलेटेड है, हैंडलूम फॉर्म इंपोर्टेंट कंपोनेंट। MSME हमारा GS3 का भी सिलेबस मीन्स का है, तो वहाँ से। और इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत है, वोकल फॉर लोकल एंड मार्केट इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट को, उससे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा हैंडलूम से यही था, आज का एडिटोरियल इतना ही। मिलते हैं अगले एडिटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद।